ये क्वेश्चन हमारे से हो गया था कुछ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। मतलब इसमें से कौन सा मैट्रिक्स किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली सपोज हमारे पास किसने बोला कि कुछ ना हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, रियल एंट्रीज है इसके अंदर, मतलब ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जब मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो इसमें से कोई मैट्रिक्स मिलना चाहिए, कोई नहीं मिलेगा, वो हमें चेक करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है ये वाला मैट्रिक्स, हो सकता है ये वाला मैट्रिक्स, या हो सकता है ये वाला मैट्रिक्स, या हो सकता है ये वाला मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो, ये हो सकता है ना। ठीक है, अगर ये इसका स्क्वायर इसके इक्वल है तो इनका डिटर्मिनेंट भी आपस में सेम होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट सेम करके देख लेते हैं। इधर देखो, ये बेसिकली सारे के सारे जितने भी मैट्रिसेस हैं, जो रिजल्ट दिया हुआ है सारे ऑप्शंस में, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स का फायदा क्या होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट है क्या होता है, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ बेटा, -1। और इधर हुआ ये ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, और किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। तो बेसिकली मुझे अब ये देखना है यहाँ पर कि किसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं है और किसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, मुझे वो देखना है। ठीक है ना, तो नॉट अ स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ गया स्क्वायर का, वो मेरा ऑप्शन नहीं है, जैसे ये वाला नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका -1, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और ये ऑप्शन 1। तो ए और सी आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ए और सी क्या है हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, समझ आया। ये क्वेश्चन इसने बोला लेट के बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, के बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और उसने बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसको ऐसा लिखो आप लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी आर 10⁶। तो हमें के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताना है। तो आप एक चीज देखिए, जो मेरे पास ये बी डिटर्मिनेंट है, जो बी डिटर्मिनेंट बी जो मैट्रिक्स है, इसके सारे के सारे मेन डायगोनल क्या है बेटा, ये 0। और जो सिमेट्रिक एलिमेंट है ये और ये आपस में इनका साइन चेंज है, इनका आपस में साइन चेंज है। तो बेसिकली इसको मैं ये बोल दूं क्या, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, कितना होता है, 0। तो इसका डिटर्मिनेंट तो हो गया 0। ठीक है, तो ये जब ये 0 तो ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली अब मेरे पास जो ये क्वेश्चन बचा, ये एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10⁶ और ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 - 1 2 10⁶। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 10⁻3, ये मेरा बचा, यानी मेरा ए डिटर्मिनेंट मुझे इसके इक्वल रखना है। अब आ जाइए, ए क्या दिया है मेरे हमें, 2k - 1 2 √k -2 √k 2 √k 1 2k - 1 -2k 2 √k, ये दिया है। ठीक है, तो मैं इसमें एक 0 बना लूं, एक 0 बन रहा है R2 के अंदर, R2 + R3। तो ये 2k - 1, ये 2 √k, ये 2 √k, दिस वन प्लस दिस वन 0, दिस वन प्लस दिस वन 2k + 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 2k + 1, और ये -2k
2k -1। अब एक जीरो और बना ले इसके अंदर, कैसे? C2 के अंदर C2 प्लस C3, 2k -1 0 -2 √k, इन दोनों को ऐड किया मैंने, 4 √k, इधर 0, और ये 2k -1 और ये 2 √k, 2k माइनस में और -1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग, जहां पर 2 जीरो बन गए, कहां से 2 जीरो बन गए? R2 के अंदर। R2 का ये वाला एलिमेंट कौन सा है? 2 3, 2 3 का पोजीशन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2k +1, ये डिटरमिनेंट लिख रहा हूं मैं। और इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना है बेटा ये? 2k -1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2k +1, अब देखना ये क्या बना, ये 4k स्क्वायर +1 -4k + 8k, तो +4k हुआ, और ये 4k स्क्वायर प्लस 4k +1, ये 2k +1 का होल स्क्वायर होता है ये वाला, तो 2k +1 पहले से है, तो 2k +1 का क्या आ गया? ये क्यूब। तो मेरे पास ए डिटरमिनेंट 2k +1 का क्यूब आ गया है, 2k +1 का क्यूब हो गया है ए डिटरमिनेंट। ये 10 की पावर 3 के इक्वल है, इसका मतलब ये 2k +1 खुद 10 है, इसका मतलब k का वैल्यू 9/2 है। कितना है? 9/2 यानी 4.5। तो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 4। आंसर इज 4। ठीक है, नोट करिए। ये भी क्वेश्चन है, जे एडवांस 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। इसने बोला कि m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस और 2 ऑर्डर की बेटा, और वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो बताओ कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो उसने बोला है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक की बात करते हैं, 2 क्रॉस 2। सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब ये अगर A ये B तो ये C। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका इन्वर्स पॉसिबल है, और इन्वर्स कब पॉसिबल होता है? जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। इन्वर्स कब पॉसिबल है? जब उसका डिटरमिनेंट, समझ आया, जिसको डिटरमिनेंट 0 ना हो। जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो डिटरमिनेंट होगा क्या वैसे? AB - C² 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब AB का प्रोडक्ट कभी भी C² के इक्वल नहीं होना चाहिए। AB का प्रोडक्ट कभी भी C² के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में इसने क्या टेस्ट करने के लिए बोला है? ऑप्शन ए में फर्स्ट कॉलम ऑफ M, जो M का फर्स्ट कॉलम है क्या है बेटा? वो AC। ठीक है, इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो। सेकंड रो क्या है? CB का ट्रांसपोज, ये हो गया, कॉलम में लिख दिया मैंने। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो A का वैल्यू C है और B का वैल्यू भी C है, तो आप यहां से चेक करोगे AB का प्रोडक्ट तो C के इक्वल है, C² के इक्वल आ गया। AB का प्रोडक्ट C² के इक्वल आ गया, जबकि इसको अगर इन्वर्टिबल होना है, अगर इन्वर्टिबल होना है तो AB कभी भी C² के इक्वल नहीं आएगा। और यहां अगर हो गया है तो इसका मतलब M डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर M डिटरमिनेंट 0 है तो वो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। समझ आया? ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में आ जाइए। ऑप्शन बी क्या बोलता है? द सेकंड रो ऑफ M। सेकंड रो क्या है बेटा? CB इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है? AC। ऐसे लिख दें, तो यहां से A का वैल्यू C और B का वैल्यू C, ये फिर से वही काम हो गया। AB का वैल्यू C² के इक्वल, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी की बात करते हैं। M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये AB 0 0 क्यों भाई? डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक लेना है मेरे को, तो विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज नहीं होंगी, तो उसका आप डिटरमिनेंट निकालिए। क्या आएगा? केवल AB। क्या आएगा? केवल AB।
तो ये कभी भी 0 के इक्वल आया नहीं आया, तो ए बी जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ये इन्वर्टिबल है, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, अब आप फिर से ऑप्शन पर आ जाइए, ऑप्शन डी, द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द एन इंटीजर। क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल के एंट्रीज क्या है? ए बी, मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या है? ए बी, ठीक है, ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ये किसी भी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अगर देखो इसका मतलब क्या है बोला इसने, जैसे यहाँ पर सी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा था, सी अगर कोई भी वैल्यू होती, इंटीजर होता, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इसने क्या बोला, इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है, अगर इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और यही इसका क्या होगा? एम डिटर्मिनेंट, एम डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यानी इनवर्स पॉसिबल है। तो इसमें से बेटा ये सी और डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नोट करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख बेटा, ये क्वेश्चन एडवांस 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या बोला, एक्स एक रियल नंबर है, पी और क्यू दो मैट्रिक्स दिए हैं, और आर एक रिजल्ट है जो पी क्यू पी इनवर्स के इक्वल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट? कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इसके अंदर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की बात कर रहा है। देयर ऑप्शन ए में क्या बोला है? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स, इसने वो क्या बोला है, एक एक्स रियल नंबर एक्स एग्जिस्ट करेगा, वो कब? जब पी क्यू और क्यू पी इक्वल रहेगा। पी क्यू और क्यू पी क्या रहना चाहिए? इक्वल। तो पी क्यू और क्यू पी को इक्वल रख लीजिए। क्या है पी क्यू बेटा? पी क्या है? 111 022 003, क्यू है 2xx 040 xx6 2xx 040 xx6, और p है 111 022 003। हाँ जी, तो हमें चेक करना है कि क्या इसने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट, मतलब सभी एक्स के लिए ये पॉसिबल है, ये बोलना चाह रहा है ये। तो बेसिकली मैं एक्स को कैलकुलेट कर लूं, एक्स कैलकुलेट कहाँ से हो जाएगा? तो अगर मैं R1 का C1 में कर रहा हूँ तो ये 2 + x आ रहा है, उधर R1 का C1 में कर रहा हूँ, वहाँ x आ ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो मैं R1 का C2 में करता हूँ तो कितना आएगा? ये x 2x + 4 आएगा। उधर R1 का C2 में करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2 + 2x आएगा। तो आप यहाँ देखोगे x तो बचा ही नहीं, x तो 0 नहीं, x पॉसिबल ही नहीं है। पहले बस यहाँ इसने क्या बोला, भाई पूरे डिटरमिनेंट के लिए x की वैल्यूज निकलनी चाहिए रियल नंबर, तो यहाँ से तो x पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, मतलब ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं निकाल रहा है ये, जिससे दोनों ऑप्शंस करेक्ट आ जाएंगे, यानी पी क्यू और क्यू पी इक्वल आ जाए। हाँ जी, भाई मैंने कह रहा हूँ x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, लेकिन फिर इक्वल का है फिर भी ये, हम तब सही बोल सकते थे 4 = 4 होता, ठीक है ना, 2x + 4 = 2x + 4 4, फिर वो x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में आ जाइए, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी के अंदर ये 4x = 0 r 1ab 6 टाइम 1ab और a + b का वैल्यू 5 आना चाहिए। r तो पहले हमें r निकालना है, r है क्या बेसिकली? p q p इनवर्स, p q p इनवर्स। तो पहले आप ये निकाल के दिखाइए, ये तो निकालना पड़ेगा यार ये, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके लिए। तो p क्या है? और इसमें क्या बोला? x की वैल्यू 0 लेनी है, तो p में तो कोई 0 होता ही नहीं है, 1 1 1 0 2 2 0 0 3, क्यू में आप 0 डाल दीजिए, क्यू में 0 डाल के क्या बचेगा? 2 0 0 0 4 0
006। यहाँ पी इनवर्स निकाल देंगे क्या? पी इनवर्स निकाल के दीजिए मुझे जल्दी से, निकालिए। हाँ बेटा, क्या है पी इनवर्स बताइए। पी इनवर्स 1 -1/2 0, यहाँ पे 0, ये -1/3 0 0 1/3, ये है -1/2, यही आएगा। 2 0, ये वाला वन। अब ठीक है, अब आगे। हम्म हम्म श्रेयांश कहाँ गायब हो गया ये? तो बस का मतलब क्या है? एक भी गलत तो गलत है ना। आइए एक बार चेक कर लो, पहले भी गलत करा चुके हो, इससे तो बेटर मैं ही कर लेता। हाँ ये अच्छा, ये कौन बोला है? अब फिर तुम क्या करोगे बे? हाँ जी, R 2 1 2/3 0 4 4/3 0 0 6 1 A B 6 times 1 A B, करिए मल्टीप्लाई। तो देखो नीचे से 6 B इक्वल टू 6 भी आया, ये तो ऑलवेज ट्रू। चलो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। फर्स्ट से क्या आया? 2 + A + 2/3 B इक्वल टू 6 आया ये। तो A + 2/3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 4A 4B/3 इक्वल टू कितना आएगा ये? 6 है, इधर ले जाइए। 4B/3 2A और A का वैल्यू 2B/3 यहाँ डाल दीजिए। A का वैल्यू 2B/3, तो कितना हो गया ये? 2B/3 4B/3 इक्वल टू 4। B का वैल्यू आ गया 3, B का वैल्यू 3, A का वैल्यू 2 आ गया। B का वैल्यू 3, A का वैल्यू 2। तो यहाँ से देखो आप, A + B ये 5 आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। समझ आया? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन लंबा है, तो पहले हम डी ऑप्शन चेक करेंगे इसके अंदर। अब डी ऑप्शन में क्या है बेटा? 4x = 1 दीज देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर। क्या बोला क्वेश्चन में? 4x = 1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर अल्फा i बीटा j गामा k फॉर विच r टाइम्स दिस वन इक्वल्स टू 0। तो पहले ये लिख लीजिए, r अल्फा बीटा गामा और लाना कब है ये? जब x का वैल्यू 1। तो ये वाला तो चेंज है, तो अगर आप लाना चाहो यहां से तो कैसे ला सकते हो? तो ये p और q तो सेम, और q चेंज हो जाएगा, p और p इनवर्स सेम है। एक तो तरीका ये वाला आप लोगों के पास में, ठीक है ना। तो एक तरीका दूसरा क्या है कि चलो पहले मैं डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन से थोड़ा सा जल्दी आएगा, पहले डी यही चेक करते हैं। डी चेक करते हैं पहले, इसको बाद में करेंगे। डी से तुम्हें थोड़ा सा फायदा होगा। हाँ जी, डी में क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ आर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 2xx 040 2xx 040 xx5 xx5 +8 और क्या बोला है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ऊपर क्या दिया बेटा?
एक चीज और पढ़ दी है, R इक्वल्स टू P Q P इनवर्स। अगर मैं दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, R डिटर्मिनेंट इक्वल टू P का डिटर्मिनेंट, Q का डिटर्मिनेंट और P डिटर्मिनेंट की पावर -1, ये तो R डिटर्मिनेंट और Q डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, ये इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो Q का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाइए आप, Q का डिटर्मिनेंट निकालिए। Q डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 के लिए 24 तो 48 आ गया, x के लिए 0 और उस वाले x के लिए -4x तो -8x², 48 -8x², ये मेरे पास Q डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं यहाँ से भी निकाल लेता हूँ, जो ये R का डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले अगर मैं 2 के लिए सॉल्व करता हूँ तो 20, ये 40 आया, ठीक है। x के लिए क्या आएगा, 0 और इस वाले x के लिए माइनस का 4x² तो सेम आ गया, माइनस का 8x² प्लस 8। तो आप यहां से देखिए R का डिटर्मिनेंट 48 -8x² और Q का डिटर्मिनेंट भी सेम, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी, क्योंकि इसने बोला है R का डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट बराबर है। हाँ, कौन सा 8x², इसके अंदर आ जाओ, ये क्या है, x के लिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जो दोनों साइड में गलत लिख दिया है। अच्छा ये है केवल ना, तो अभी भी सेम आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या बोला है, R इक्वल्स टू अल्फा बीटा और x इक्वल टू 1, R टाइम अल्फा बीटा गामा और इक्वल्स टू क्या है ये 0 0 0, और यहाँ पर x का वैल्यू 1 डालना है, x का वैल्यू 1 रखना है। अगर मैं x का वैल्यू 1 रख दूं तो यहाँ से देखिए जो R डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, R डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब R कोई भी एक मैट्रिक्स है, R कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, जब मैं उसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, जैसे ऐसे मान लीजिए आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, मालूम है, रुक जाओ, R का डिटर्मिनेंट मालूम है मेरे को, R मैट्रिक्स नहीं मालूम है। x की वैल्यू 0 है ना, x की, अच्छा x की वैल्यू 1 डालनी है, तो कितना है ये 44, अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अच्छा अब आप ये देखिए कि ये अल्फा बीटा गामा है और सामने है ये 0 0 0, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी तो सिमिलटेनियस इक्वेशन बनेगी, और कौन सी इक्वेशन बनेगी, होमोजीनियस, कौन सी इक्वेशन बनेगी, होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैनी सॉल्यूशन, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये यूनिक सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो R है वही तो मेरा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला ट्राइवल सॉल्यूशन। तो यहाँ से XYZ की वैल्यू आती है 0 0, तो अल्फा बीटा और गामा कितना आ जाएगा, ये तीनों 0 आ जाएंगे। तो इसके ऑप्शन में इसने बोला था कि x की वैल्यू 1 डालने से यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिट मैट्रिक्स निकलेगी, क्या निकलेगी, यूनिट मैट्रिक्स। तो आप ये देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर आप 0 0 डालोगे तो यूनिट मैट्रिक्स ना निकल के क्या निकलेगा, वो नल मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं निकल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, समझ आया। तो इसमें से केवल दो ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन सा, ऑप्शन बी और डी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है,
समझ आया भाई आप लोगों को? देखिए बेसिकली बच्चों ने क्या किया है इसमें कि इसने बोला कि भाई ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को चाहिए और ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो -1, 0 और 1 ही यूज कर सकते हो, ये 3 ही एंट्रीज यूज कर सकते हो, और साथ साथ उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। तो अब ये नहीं पता कि मिनिमम और मैक्सिमम होगा कैसे, तो लोगों ने कैसे अप्रोच किया इसको कि पहले यहाँ पर 1 लिखा, उनको पता है अगर इस वाले 1 को सॉल्व करने के लिए ऐसे डिलीट करना पड़ेगा, तो अब ना इस वाले 1 के लिए 4 पोजीशन को ऐसे प्लेस किया कि यहाँ से इसका डिटरमिनेंट मैक्सिमम बन जाए। तो कैसे किया ये, इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, और यहाँ -1 और एक 1, ठीक है ना, ऐसे किया। फिर क्या किया इन लोगों ने, फिर ये दूसरे की तरफ गए, तो यहाँ पर इन्होंने जानबूझ के ना -1 रखा, क्या रखा यहाँ पर, -1, दिख नहीं रहा है तो अब इसको इसने -1 रखा, जब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन आएंगे। तो -1 किस लिए किया कि सेकंड एलिमेंट को सॉल्व करते हैं माइनस बीच में आता ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी भी मैक्सिमम रहेगा। तो अब यहां पर कैसे एलिमेंट रखे कि मैक्सिमम रहे, इसको 1 रख दें, इसको भी 1 रख दें, ठीक है ना, बोलो बोलो बोलो, कौन सा नीचे वाला, ये माइनस क्यों, तो अगर इस -1 के लिए सॉल्व करेगा तो दिस 1 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, समझ आया, इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे एलिमेंट के लिए, इसके लिए जब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा तो ये तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, तो 0 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इससे आप उसको सॉल्व करेंगे 1 के लिए, तो 1 + 1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 और प्लस 0, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट ये 4 आया। इस तरीके से सॉल्व किया कुछ लोगों ने, इसमें हितेन ने भी ऐसे सॉल्व किया है और श्रेयांश ने भी ऐसे सॉल्व किया है। अब बात आ जाओ आप, इनके लिए काम करता है सेरेस रूल। सेरेस रूल क्या होता है बताओ जरा, डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ सेरेस रूल का। अगर मेरे पास ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हो आप डिटरमिनेंट पहले मेन डायगोनल 1 2 3, तो मेन डायगोनल क्या क्या आ गया बेटा यहाँ से, A1 B2 C3 प्लस 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 बताइए A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस ऑफ डायगोनल, देखें ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल क्या आएंगे 1 2 3, क्या क्या आएंगे ऑफ डायगोनल, A3 B2 C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3, ये आया। ये सेरेस रूल से डिटरमिनेंट आता है इस तरीके से आपका, बगुला मेथड से भी ऐसे ही आता है। क्या रहेगा इसमें, आप अगर आप चेक करोगे ये जो 3 एलिमेंट है A1 A2 B3, इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करोगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल वाले जितने भी एंट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट है। ऑफ डायगोनल वाली एंट्रीज भी आप चेक कर लो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, देखो यही है, समझ रहे हो।
यहाँ पर भी। कहने का मतलब क्या है कि इससे डिटरमिनेंट हम तभी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट तभी निकल सकता है जब इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का प्रोडक्ट सेम रहे। जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे डिटरमिनेंट तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाइए, जब मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ तो मुझे एंट्रीज यूज करनी है क्या क्या, 1 -1 1। तो हो सकता है कि मैंने 3 एंट्रीज ऐसे यूज की हूँ यहाँ पर, A1 A2 A3 की वैल्यूज कि -1 1 -1 या 1 1 1 1 या -1 -1 1, ठीक है ना। तो इन 3 एंट्रीज को मैं 1 + 1 + 1 लिख लूं, ठीक है। माइनस, अब इन तीनों का मुझे ऐसा लेना है, मुझे एंट्रीज का प्लेसमेंट ऐसा करना है कि इनका प्रोडक्ट सबका क्या रहे, 1 रहे, सबका प्रोडक्ट क्या रहे, 1 रहे, ठीक है। तो आप कैसे लोगे, अगर यहाँ पर ये -1 आ जाए, दूसरा वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट 1 आ जाए, इसका 1 आ जाए, इसका 1 आ जाए, और मैंने यहाँ पर भी 1 1 1 ले लिया, देखो तो तीनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 3 - 3 0। ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये क्या हो गया, ये तो डिटरमिनेंट तो है, ये भी निकल सकता है इन एलिमेंट्स को यूज करके। ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक 0 आ जाए, तो वहां से भी वैल्यूज निकलेंगी, वहां से भी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लूं कि ये तो 1 1 1 हो गया, कि इसमें से एक -1 हो जाए, ऐसा भी तो ले सकते हैं, एक -1 2 1, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। और मैक्सिमम आएगा, अगर मैं 0 लूंगा तो मैक्सिमम नहीं आएगा कभी भी, समझ रहे हो ना। अगर मैंने इसको भी एक भी एंट्री यहाँ पे 0 डाल दी तो ये 0, ये खत्म, ये 3 आया, समझ आया। तो अगर मैं ये एक -1 लेता हूँ, एक 1 लेता हूँ, एक ये लेता हूँ, तो तीनों का प्रोडक्ट चेक करो, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट क्या आया, -1, और इधर का तीनों का प्रोडक्ट 1। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 माइनस ले लें और एक प्लस ले लें, तो क्या तीनों का प्रोडक्ट, उधर तीनों का प्रोडक्ट सेम है, ऊपर वाला 1 1 1 और नीचे 1 -1 -1 1 सेम है। तो अगर ऐसे लेकर देखें हम, तो ये तो कैंसिल हुआ, मल्टीप्लीकेशन, ये डिटरमिनेंट पॉसिबल है इस तरीके से। तो ये 3 + 1, ये 4 आया, समझ आया। तो जहां आपने देखो, ये तो थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन था, आपने इस तरीके से बना लिया है इसको, ये लेकिन जहां क्वेश्चन फंसेगा उसमें आप ये वाला मेथड अप्लाई करना। लॉजिक क्या है इसमें, जब भी आप एंट्रीज का प्लेसमेंट करोगे तो आपको देखना है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है और इन तीनों का प्रोडक्ट सेम रखना चाहिए हमेशा, वो तभी पॉसिबल है डिटरमिनेंट, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सेरेस रूल बहुत कम अप्लाई हुआ है, लेकिन जहां अप्लाई होगा वो काम बनाएगा, बढ़िया। समझ आया आप लोगों को कोई वाली बात। देख बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। पी मैट्रिक्स दिया है, क्यू एक मैट्रिक्स बोला है इसने, पी क्यू इक्वल टू के आई है, के रियल नंबर है, 0 नहीं हो सकता, और Q23 - K/8 है, और Q का डिटरमिनेंट। तो बेटा ये एक एलिमेंट दिया हुआ है और Q का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये दो चीजें दी हुई है, ठीक है, ये दो चीजें दी हुई है। तो और पी क्यू इक्वल टू अगर के आई है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन किया था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या समटाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे तो दोनों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते थे हम। इनमें से किसी एक का इन्वर्स पॉसिबल है, इनमें से किसी एक का इन्वर्स पॉसिबल है। और इसने बोला कि क्यू चाहिए मेरे को, क्यू तो क्यू तो तब निकलेगा जब पी उधर चला जाए, पी उधर जाएगा तो क्या बचाएगा, ये के टाइम पी इनवर्स। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो क्यू को लिख सकते हैं सर। अच्छा, एक चीज और है क्या, कि दोनों का जो डिटरमिनेंट है पी क्यू इक्वल टू के आई दिया है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी का डिटरमिनेंट, क्यू का डिटरमिनेंट, के की पावर 3 इंटू आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
तो इसमें से हमें Q का डिटरमिनेंट तो मालूम है, चलो आगे के लिए बना के रख लेते हैं इसको। Q कितना है ये k²/2 KQ। तो P डिटरमिनेंट कितना आ गया बेटा 2K। P डिटरमिनेंट 2K आ गया। तो अब यहां से हम एक चीज कर लें, अब P का डिटरमिनेंट भी निकाल लें जरा। P डिटरमिनेंट कितना आया वहां से निकालिए, बताएंगे जरा, कौन कोई बताएगा P डिटरमिनेंट? तो Q इक्वल टू 1/2 एडजॉइंट ऑफ P, 1/2 एडजॉइंट ऑफ P, ये आ गया Q। तो Q का जो 2 3, अगर सपोज ये Q है और ये 1/2 है और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, तो इसने बोला है कि इसका जो अगर मुझे 2 3 एलिमेंट चाहिए 2 3, तो ये जो P का क्या होता है, ये एडजॉइंट इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मुझे 2 3 का मतलब ये वाली वैल्यू निकालवाना चाह रहा है, लेकिन मैं ये निकालूंगा विदाउट ट्रांसपोज, यानी किसका P का। तो P का आप P मैट्रिक्स का कितना निकाल लेंगे आप 3/2। तो ये Q23 कितना है बेटा -k/8 और 3/2 निकालिए, ये 3 ये 2, तो 3/2 कितना आया 3/2 कितना है बेटा, एक तो माइनस लगाऊंगा बाहर में, और कितना है बेटा ये 3α+4, 3α+4/2, माइनस से माइनस बढ़ा दें, ये 4, k इक्वल टू 12α+16। तो यहां से तो कोई वैल्यू नहीं आई अभी हमारे पास यार। P का डिटरमिनेंट कितना है, एक बार P का डिटरमिनेंट देखें जरा। हाँ 12α+20, ये 2k के इक्वल है, तो 2k इक्वल टू 12α+20, तो k का वैल्यू 6α+10, दोनों को इक्वल रख दें, दोनों को इक्वल, 12α+16 6α+10, तो 6α इक्वल्स टू -6, अल्फा का वैल्यू -1, अल्फा का वैल्यू -1, अल्फा का वैल्यू -1 डालेंगे तो यहाँ डाल दीजिए -1, कितना आ गया 4, यहाँ भी डालूंगा तो 4 ही आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया बेटा 4। तो ये ऑप्शन ये वाला तो नहीं है, देखो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अल्फा और k का वैल्यू यहाँ डाल के देखें, ये अल्फा के कितना -4, ये -4, नहीं हाँ +8, तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है। तो दो ऑप्शन तो हमारे पास चेक हो गए। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला है डिटरमिनेंट ऑफ P और एडजॉइंट ऑफ Q, एडजॉइंट ऑफ Q का डिटरमिनेंट पूछा है, ये 2⁹9 आना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ ऐसे ऑप्शंस में लगभग कोई एक ही ठीक होना चाहिए वैसे तो, लेकिन दोनों चेक कर लेते हैं। ये क्या होगा बेटा P का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ Q का डिटरमिनेंट, P डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ Q का डिटरमिनेंट मतलब की पावर 2। P डिटरमिनेंट कितना था 2k और k का वैल्यू कितना है 4, तो ये तो 8 हो गया। Q डिटरमिनेंट कितना है, Q डिटरमिनेंट है k²/2 और k कितना है 4, 16/2, ये भी 8 हो गया। तो ये हो गया, तो कितना 2⁵ इंटू 2⁶, 2⁹9, तो ये तो ठीक है, ये ऑप्शन सी ठीक है। ऑप्शन डी चेक कर लो, ऑप्शन डी में क्या है Q का डिटरमिनेंट और P डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो दोनों ही सेम थे, तो ये तो कितना हुआ 8, ये 64, ये भी 2⁵9 ही आएगा, और ये 2⁵13 है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। देखो बेटा
क्वेश्चन ये 2008 का क्वेश्चन एडवांस का। इसने कंसिडर द लाइंस, 3 लाइन है L1 L2 L3, मैच द स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और आप लोगों को इसके ऑप्शंस बताने क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। इसके नीचे एक टेबल और होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे अपने आप, ठीक है। तो क्या बोला बेटा इसके अंदर, इक्वेशंस है हमारे पास x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, और 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसने ए ऑप्शन के सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए ऑप्शन के अंदर क्या बोला है कि L1 L2 L3 आर द कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब समझते हो, 3 ऐसी लाइन जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो, जो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगी। 3 ऐसी लाइन जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम रहे, या फिर इन तीनों लाइन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट से बनने वाला डिटरमिनेंट 0। तो क्या क्या बनेगा डिटरमिनेंट में, देखो 1 3 माइनस 5 3 माइनस k माइनस 1 5 2 माइनस 12। सॉल्व करिए इसको। 1 12k प्लस 2 माइनस 3 माइनस 36 प्लस 5, और ये माइनस 5 6 प्लस 5k इक्वल टू 0 है। तो 12k प्लस 2 प्लस 108, और कितना हो जाएगा ये, माइनस का 31 तो 93, और माइनस 30 माइनस 25k इक्वल टू 0। तो माइनस 13 के 95 और प्लस 65, तो k का वैल्यू बेटा 5 आ गया, k का वैल्यू 5 आ गया। तो अगर a कॉन्करेंट लाइंस का कॉलम है तो ये k का वैल्यू 5 दे रहा है, तो ये कहाँ से दे रहा है बेटा, ये s में मिला, तो a से मुझे s ऑप्शन मिला। क्या ऑप्शन मिला, a से s, ठीक है। तो इसका बेसिकली देखो इस तरह से हमें एक चार्ट मिलना था ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस का चार्ट ऐसे मिलता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अपना बना लेंगे इसको हम, फिलहाल आंसर लिख देंगे। अब बी ऑप्शन की तरफ हम चेक करते हैं। इसने बोला कि L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू। मतलब L1 L2 L3 या तो कोई एक एक पैरेलल है या कोई एक दो के पैरेलल है, इस तरीके से है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ L1 और L2 पैरेलल है, या L2 L3 पैरेलल है, या L3 L1 पैरेलल है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अगर L1 L2 पैरेलल है तो आप देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बट नॉट C1 अपॉन, ये तो होता ना पैरेलल। और तीनों का रेशियो सेम हो जाता है तो कोइंसिडेंट, मतलब मैनी सॉल्यूशन वाला क्या होता है वो, कोइंसिडेंट। हाँ तो डिटरमिनेंट चेक करेगा तो किन्हीं दो के लिए तो चेक करेगा, यहाँ 5 रख दे, यहाँ पर 5 रख 5, तो कितना आया 0, कहाँ आया, इनके लिए चेक कर ले 0 नहीं आया, इनके लिए चेक कर ले 0 नहीं आया। समझ आया नहीं आया तेरे को, हाँ यूनिक सॉल्यूशन है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। कहाँ आ रहा है 0, बता जरा कहाँ डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, -13 कहाँ है, -13, ओ मेरे बच्चे, ये सिमिलटेनियस इक्वेशन में जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वो दो वेरिएबल में केवल 2x2 ऑर्डर का होता है। तो अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेगा तो वो ये वाला रहेगा, देख अगर मैं फर्स्ट टू मैट्रिक्स से निकालूंगा, फर्स्ट टू इक्वेशन से 1 3 3 माइनस के, या तो ये रहेगा, या फिर 3 माइनस के 5 2, या ये रहेगा
या फिर 1532। बता कहां पर कोई ये तीन डिटर्मिनेंट रहेंगे, के का वैल्यू डाल लेगा तो कभी भी जीरो कोई आ रहा है तीनों में से, तीनों में यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, चेक कर, चेक किया नहीं किया? ये तो हमने क्या किया कि ये मैंने जो डिटर्मिनेंट लिखा है, अगर तीन इक्वेशन कॉन्करेंट है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है तीसरी इक्वेशन को, इसको कॉन्करेंट बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, ऐसी ऐसी तीन इक्वेशन है, तो इन्हें इससे 3x3 का मैट्रिक्स बना लिया, वो हमेशा जीरो होता है। समझ आया? बताओ भाई। हाँ जी, अब मैं L1 L2 तो अगर पैरेलल लेता हूं, पैरेलल का मतलब क्या है, ये 1/3 इक्वल टू 3/-k, तो k का वैल्यू -9। L2 L3 ले लीजिए, 3/5 इक्वल टू -k/2, तो k का वैल्यू कितना आ गया, -6/5। और L1 L3 से वहां k का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, k का वैल्यू निकलेगा ही नहीं वहां से, तो ठीक है ना। तो आप यहां से देखिए, अगर ये पैरेलल है तो k का वैल्यू -9 और -6/5 आ रहा है क्या आपके पास, -9 ये रहा और -6/5 ये रहा। तो b के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आए, b किससे क्या क्या है, b से p है और b से q है, b से p, b से q, समझ आया? ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि L1 L2 L3 फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म्स अ ट्रायंगल, वो क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। तो अब आप ये देखिए, अगर कभी भी कोई ट्रायंगल ये बना रहा है, सपोज मैं कह रहा हूँ ये इसने कोई ट्रायंगल बनाया है, तीनों लाइंस ने, तीनों लाइंस ने ट्रायंगल बनाया, तो एक तो तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं होंगी और तीनों लाइन पैरेलल भी नहीं होंगी, कॉन्करेंट भी नहीं होंगी, पैरेलल भी नहीं होंगी, मतलब ये दोनों आंसर होंगे, ये दोनों आंसर नहीं होने चाहिए, सॉरी ये दोनों आंसर नहीं होने चाहिए, ना तो ये वाला होना चाहिए ना ये वाला होना चाहिए, ना तो ए वाला आंसर होना चाहिए ना बी वाला आंसर होना चाहिए। यानी मेरे पास के का वैल्यू 5 भी नहीं आना चाहिए, के का वैल्यू -9 भी नहीं आना चाहिए, और के का वैल्यू -6/5 भी नहीं होना चाहिए। तो इनके अलावा क्या है, 5/6, तो सी का वैल्यू आर हो गया। समझ आया? अब इसने बोला है L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म्स अ ट्रायंगल, अगर वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो ऑप्शन ए और बी में जो आंसर आए थे वो दोनों, वो सारे के सारे आएंगे, समझ गया ना। तो इसमें k का वैल्यू 9 भी आएगा और 5 भी आएगा, -6/5 भी आएगा। तो ऑप्शन डी के साथ क्या क्या आ सकता है, p आ सकता है, डी के साथ q आ सकता है और डी के साथ s आ सकता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, नोट करो। देखो बेटा, m और n दो स्क्यू सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि m का ट्रांसपोज -m के इक्वल है और n का ट्रांसपोज भी -n के इक्वल है, और यहां पर mn और nm दोनों इक्वल है, m स्क्वायर n स्क्वायर m ट्रांसपोज n -1 और इनवर्स m n इनवर्स का ट्रांसपोज, ये हमें बताना है, m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनवर्स n इनवर्स और m ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू n इनवर्स का ट्रांसपोज और m ट्रांसपोज,
एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन इनवर्स, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, ब्रैकेट वाला एन इनवर्स, इसको इसे क्या लिखूंगा, एम ट्रांसपोज माइनस एम, माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इधर, और ये एन ट्रांसपोज, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस एन, और ये माइनस एम। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहां से देखो एम स्क्वायर एन पूरे माइनस वहां ले, एन स्क्वायर पूरा खत्म कैसे हो जाएगा, कहाँ है इनवर्स इनवर्स, तो ये एक साथ है, एक काम करते हैं, सुनो, इसको एम एन का स्क्वायर, इसको माइनस माइनस, इस वाले माइनस को इधर में शिफ्ट कर दूं, तो एन इनवर्स एम इनवर्स एम एन का माइनस इनवर्स, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक माइनस मैंने बाहर रख देता हूं, तो अब ये बचा मेरे पास एन इनवर्स और एम, तो ये एम एन बचा, क्या बचा ये एम एन, समझ आया, एम एन एन इनवर्स एम, ये आई हो गया, समझ आया, और माइनस बाहर चल रहा है, तो माइनस एम स्क्वायर आ रहा है मेरा आंसर, तो ऑप्शन सी। तुम लोगों का भी ये आ रहा है, तुम लोगों ने लेकिन तुक्के में किया, ये माइनस एन इनवर्स एम स्क्वायर उड़ा दिया, और ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये बेटा जे एडवांस में आया अभी, 6a इनवर्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई दिया है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 6i a क्यूब सी ए स्क्वायर डी ए। अब मैं क्यूबिक एक्सप्रेशन को पूरा एक साथ लिख देता हूँ, और ये एक्सप्रेशन आप लोगों को मालूम है, ये होता है ट्रेस, ये होता है माइनर्स का सम, मेन डायगोनल के माइनस का सम, और ये होता है डिटरमिनेंट। तो मुझे सी और डी चाहिए बेसिकली, तो सी क्या है यहाँ पर ट्रेस, और ट्रेस कितना है 6, तो 6 वाले ऑप्शंस एक ही है यार, तो लोग खत्म, क्यों, हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक बोल रहे, ठीक बोल, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ट्रेस क्या होगा सी, और ये माइनस टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये -6, तो यही बचा यार, फिर यही खत्म हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लो, डी, डी क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ये क्या है सम ऑफ माइनस ऑफ मेन डायगोनल, तो मतलब क्या है M11 M22 M33, M11 बोलिए, M11 कितना आएगा 4 + 2 6, M22 बोलिए, M22 this one 4, M33 इसके लिए 1, कितना है 1, कितना आ गया बेटा ये 11, तो C का वैल्यू तो कितना आया -6, और D का वैल्यू कितना आ गया 11, तो C, D ऑप्शन ए, पहले ही पता लग गया था, इसको ऑप्शन में खेलना चाहिए था थोड़ा सा, और ऑप्शन में खेलना चाहिए था, पहले सस्पेंस खत्म कर दिया।